हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। आज हम लोग सेकंड सेट को देखेंगे आरआरबी के लिए। उम्मीद करते हैं पहले वाले सेट से आप लोगों को बेनिफिट्स हो रहा होगा। सेकंड सेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उससे कुछ नए सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड इज हाउ मेनी कैरेक्टर कोड। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एल है वो कितने कैरेक्टर्स का कोड होता है। तो ये आपका ये 20 कैरेक्टर्स हो जाएगा। बट इसके बारे में थोड़ा जानेंगे एल के बारे में। तो एल जारी कौन करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये सेबी के द्वारा जारी किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरह से देखा जाए तो अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिकल एक तरह से कोड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आईएफएससी कोड की तरह से है। तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें है कि इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होंगे वो एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड होते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एक्यूरेसी की बात आती है, एक्यूरेसी की बात आती है, डाटा एक तरह से स्टोरेज, यानी फाइनेंशियल डाटा जो है वो कितना सिक्योर हो, यानी रिस्क को काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। और साथ ही साथ बेटर तरीके से आप एक तरह से इसका एक तरह से कह सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एल में मिल सकता है। तो क्वेश्चंस में सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे 20 कैरेक्टर ही पूछे, ये पूछ दे किस तरह का कैरेक्टर है और इसके साथ साथ ये क्या है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने का एक वर्ल्ड वाइड मैकेनिज्म है जिसमें एक्यूरेसी, डाटा, रिस्क और इसके मैनेजमेंट को लेकर के चर्चा होती है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर टू सेव 50% ऑन इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर। तो देखिए तीन चीज यहाँ पे क्लियर कर रहा है। पहला तो है कि कौन सा बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो मनी सेवर एक तरह के रूप में एक्सपोर्ट अकाउंट, यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अकाउंट, एक्सपोर्ट अकाउंट के रूप में इंडियन एक्सपोर्टर्स को 50% तक इंटरनेशनल ट्रांसफर में कुछ सहूलियत देता है। तो ये आपका हो जाएगा रेजो प्रे। ये जो आपका है ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से फाइनेंशियल, हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम है ये, जिसके तहत अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं खासकर एक्सपोर्ट को लेकर के, एक्सपोर्ट्स को लेकर ये बेनिफिट देती है। यानी ये रोजो रेजो प्रे है, जो एक्सपोर्ट्स अगर किसी ने किया तो वहाँ 50% तक आपको एक तरह से बेनिफिट्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट्स का पॉइंट देखा जाए तो यहाँ रेजो पेयर जो है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और ये एक तरह से ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, यानी ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। किसी भी एक्सपोर्टर्स को अगर बेनिफिट किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो रहा हो तो इसमें रेजो प्रेस सबसे ज़्यादा आपको मदद करता है, जो यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि 50% आपको इंटरनेशनल जो ट्रांसफ़र होगा उसमें आपका कहीं ना कहीं एक तरह से ये बेनिफिशरी होगा। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रशिया लार्जेस्ट लेंडर्स सेवर बैंक्स टू एस्टेब्लिश आईटी सेंटर। तो देखिए रशिया की ये जो बैंक है, सेवर बैंक्स है, ये एस्टेब्लिश्ड की अपनी आईटी सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट अभी किया है, वो आपको बेंगलुरु में हुआ है। तो ये आपको देखिए कि आरबीआई ने इसे परमिशन दिया। तो एक सवाल ये भी हो सकता है कि अगर कोई फॉरेन बैंक आपके कंट्री में खोला जाए तो परमिशन कौन दे रहा है। तो आरबीआई इस बैंक को एक तरह से परमिशन दे रही है, सेवर बैंक को। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आईटी रिलेटेड है, यानी इसका जो यूनिट है एक आईटी यूनिट ही खोला जाएगा, जो बेंगलुरु में खोला जाएगा, बेंगलुरु में एक तरह से खोला जाएगा। और ये रशिया की एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट, यानी थर्ड लार्जेस्ट एक तरह से कर सकते हैं, लार्जेस्ट बैंक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सेवर बैंक भी पूछे जा सकते हैं और पूछा ये भी जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो आईटी से रिलेटेड है और कहाँ खोला गया है। तो ये बेंगलुरु भी है, चूंकि आईटी के लिए सबसे बड़ा हब तो बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। और इसे परमिशन किसने दिया, तो आरबीआई ने परमिशन दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च यूरिया गोल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट। देखिए यूरिया गोल्ड करके अभी प्रधानमंत्री ने एक स्टेट में लॉन्च किया है यूरिया गोल्ड, एक तरह से यानी यूरिया है इसके साथ गोल्ड लगा हुआ है। तो इसकी क्या खासियत है, तो सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थान में उन्होंने इस तरह का लॉन्च किया है। सीकर, सीकर वहां पर एक शहर है, सीकर शहर में, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि यूरिया गोल्ड की खासियत क्या है कि यूरिया गोल्ड जो है ये सल्फर युक्त है, सल्फर युक्त है। यानी कि सल्फर होने के कारण जो मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती है, लेकिन यूरिया गोल्ड के कारण क्या होगी कि ये जो है
मिट्टी की पोटेंशियल एक तरह से बनी रहेगी। तो इसमें आपको कभी ये सवाल पूछ जाए कि यूरिया गोल्ड में क्या इंक्लूडिंग है, तो ये सल्फर इंक्लूडिंग है, ठीक है। और किस जगह पे ये उन्होंने अभी इनोग्रेशन किया है, इस चीज़ का उद्घाटन भी किया, लॉन्च किया है, तो आपको सीकर राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। Who among the following unveiled the logo slogan जन जन साकार and mobile application of उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। जैसा कि पिछले क्लास में भी या पिछले टॉपिक्स में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि एजुकेशन को लेकर के मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ही ये स्कीम लाया गया है, खास करके उल्लास को लेकर के। और मैंने उल्लास के बारे में भी आपको विस्तार से बताया था कि उल्लास का पर्पस क्या है उसका और उसके क्या ऑथेंटिसिटी है। तो ये एक तरह से एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से देखा जाए कि एजुकेशन ज़्यादा एक्सपेंड हो सके, इसको लेकर उन्होंने किया है। और इसका उसमें आपका जो मैंने बताया था नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उसी के अंदर आपका इसका एक लोगो या स्लोगन रखा गया है। और जन और उल्लास का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस उसी से जुड़ा हुआ है आपको, तो आप देख लीजिएगा, ये पहले वाले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके जो अभी एचआरडी मिनिस्टर जिसे हम बोल रहे हैं या शिक्षा मंत्री अभी धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ईगा स्वास्तिका हर फोर्थ वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल ऑफ ईयर 2010 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए ये पोलैंड की प्लेयर है। अब ये नंबर 1 प्लेयर्स अभी जो बोला जा सकता है कि नंबर 1 प्लेयर्स के रूप में अभी ये ख्याति प्राप्त है, नंबर 1 के रूप में। और दूसरा चीज जो है इस साल का इनका जो मेंशन भी किया गया है कि 4th टाइटल है उनका, ठीक है। और ये पोलैंड से आती है और इन्होंने हराया किसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो वारसा ओपन अभी हुआ है, वारसा ओपन में इन्होंने हराया है लारा सिंगडम को, लारा सिंगडम को इन्होंने हराया है अभी। तो ये अभी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर के रूप में अभी जानी जा रही है। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईगा स्वास्तिका नाम है, और ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। और ये उनकी 4th टाइटल है अभी 2023 का। और उन्होंने अभी जो हराया है लारा सिंगडम को हराया है, वारसा ओपन जो हुआ था उसमें उन्होंने हराया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। ई सारस अ मोबाइल ऐप लॉन्च रिसेंटली एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। तो ये जो स्कीम्स है आपको, ये स्कीम आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये एक मोबाइल ऐप है, जैसा कि मेंशन यहाँ किया गया है कि ये मोबाइल ऐप है। इसका पर्पस क्या है ये जानना जरूरी है कि देश में जो डिफरेंट एरियाज में जो एसएचजी महिलाएं वर्क कर रही है, यानी सेल्फ हेल्प जो महिलाएं काम कर रही है, उनके द्वारा बनाया गया कुछ भी, जैसे कि अगर उसे हस्त निर्मित जो भी अगर बनाया गया है, हस्त निर्मित कुछ भी उन्होंने बनाया है, उसके उत्पाद को लेकर के एक तरह से बोला जा रहा है कि उसके उत्पाद को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी एक श्रृंखला स्टार्ट करने की बात आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ एक विस्तृत लार्ज स्केल पे इसको हम कह सकते हैं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बोला भी जाता है कि ये स्वयं के द्वारा एक तरह से स्वयं सहायता समूह के रूप में जाना भी जाता है। तो ये एक तरह से हस्त निर्मित उत्पाद श्रृंखला को विस्तृत रूप से लार्ज स्केल पे पहुंचाने के लिए इस तरह का स्कीम को बढ़ावा देगा। और साथ ही साथ ये जो हम लोग बोलते हैं वोकल फॉर लोकल की बात आती है, यानी वोकल फॉर लोकल की जो बात आती है, ये इसका एक तरह से इस ई सारस मोबाइल ऐप जो है इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि वोकल फॉर लोकल की बढ़ावा देने के लिए और खास करके विमेन से जुड़े हुए, यानी विमेन को लेकर के ज़्यादा इसमें प्रोटेक्टेड किया गया है। और इसको आजीविका को लेकर के, यानी उनका इनकम किस तरह से बढ़ सकता है और किस तरह से लार्ज स्केल में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकती है, इसके बारे में। और ये जो पूरा स्कीम्स है वो आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत एक तरह से नेशनल लाइवलीहुड मिशन किया जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो ऐप है वो तो जानना जरूरी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये भी जरूरी है कि जो ऐसे जो स्कीम्स हैं और जो वोकल फॉर लोकल की बात आ रही है, वोकल फॉर लोकल, इसको इम्पावर करके उनके द्वारा प्रोडक्टिव सामान को कैसे हम आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे लार्ज स्केल पे पहुंचा जाए, इसको लेकर के ज़्यादा इसमें प्रयास किया गया है। तो इस स्कीम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिल्विनो बर्लुस्कोनी। ये जो है अभी इटली के एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इस तरह का कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो आप उसका बस नाम जान लीजिए। इटली से जो इटली के फॉर्मर पीएम हैं जिनके एक तरह से कह सकते हैं वो पास अवे नहीं रहे हैं, तो आपको बस नाम उनका जानना और किस कंट्री से इसके बारे में जानना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्न कैबिनेट अप्रूवल ऑफ प्रपोजल टू रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ कोई लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो लैंग्वेज की बात आ रही है, ये कौन से एक तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट ने है जो बोला है कि इस आप इसे 8वें शेड्यूल में शामिल करें। तो ये 8वें शेड्यूल के लिए अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी एक तरह से प्रपोजल दिया है। तो आपको जानना पड़ेगा कि अभी जो 8 शेड्यूल्स हैं, इस 8 शेड्यूल में अभी कितने लैंग्वेज है। तो अभी टोटल 22 लैंग्वेजेज हैं और अभी उड़ीसा गवर्नमेंट अपने खास करके अपनी कैबिनेट से अप्रूव करवाई है कि भाई 8वीं सूची में ये कोई लैंग्वेज को एक तरह से शामिल किया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राजीव गौबा हु हैज बीन इन न्यूज द होल्ड विच पोजीशन इन इंडिया। तो देश के में अभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं अभी राजीव गौबा ही हैं। ये चर्चा में क्यों है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है जानना। तो इनका कार्यकाल अभी अगस्त 3 तक इनका कंप्लीट हो रहा था, 2023 की मैं बोल रहा हूँ। इनके कार्यकाल को एक्सटेंशन किया गया है और एक्सटेंशन करके अब इनको अगले साल यानी 2024 अगस्त तक, यानी 24 अगस्त तक, यानी इनके कार्यकाल में 1 साल का एक तरह से एक्सटेंशन हुआ 1 ईयर का। तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। और इस तरह के कोई बड़े खास करके कैबिनेट सेक्रेटरी चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह का कार्यकाल अगर बढ़ रहा है तो वो जानना जरूरी है कि कार्यकाल का ड्यूरेशन कितने दिन एक्सटेंड किया गया और वर्तमान में वो किस पोस्ट पे कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं जो एमसीक्यू आप लोगों को बताया जा रहा है उससे आप खुद क्वेश्चन क्रिएट करें। एक एक सवाल से 2-3 सवाल क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में इस तरह के और भी एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।